हेलो। कैसे हैं आप सब? सभी को मेरी वॉइस आ रही है अच्छे से? कोई इशू तो नहीं है? चलिए, आज जो हमारा जो टॉपिक है वो सबसे बेहतरीन टॉपिक है, जिसका नाम हम कहते हैं एलिगेशन। अब एलिगेशन को आज हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, जहां पर आपको दिक्कतें आती हैं कि सर मिश्रण के क्वेश्चन। एलिगेशन का मतलब क्या है? आपका एक मिक्सचर होता है। पहले मतलब समझिए। एलिगेशन का मतलब आपका होता है मिक्सचर, यानी कि मिक्सचर कैसा भी। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप किसी ए प्रकार के बिलियन को बी प्रकार के बिलियन से मिलाकर, इन दोनों को मिलाकर आप एक तीसरा बिलियन बना लीजिए, सी। लेकिन ये इन दोनों से मिलकर बना है, तो यहां पर मैं कह सकता हूं क्या कि ये जो मिलियन है ये एवरेज बिलियन है या एवरेज सॉल्यूशन है। और एवरेज सॉल्यूशन का मतलब ये नहीं है कि इन दोनों का औसत होगा या फिर कोई डेटा के संदर्भ में होगा, नहीं। औसत का मतलब ये होता है कि इन दोनों से मिलकर ये बना है। तो यहां पर मैंने जो बात की है ये मिक्सचर के लेवल पर की है। क्या मेरे दोस्तों, इस बात को मैं इस तरह से भी रख सकता हूं क्या कि कोई कोई शहर में आपके पास पॉपुलेशन है, किसी शहर में आपके पास क्या है? पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन मतलब होती है जनसंख्या। तो मैं अक्सर आपसे कहता हूं कि इस जनसंख्या में मेल भी है, मेल को हम कहते हैं पुरुष। और इस जनसंख्या में फीमेल भी है, फीमेल को हम कहते हैं महिला। तो हमने यहां बोल दिया कि मान लीजिए कि अलग अलग, मैंने सबसे पहले क्या लिखा? अलग अलग, अलग अलग पुरुष में वृद्धि, मेल में वृद्धि दे दी मैंने आपको एक्स, कि भाई X% की वृद्धि हो गई। मैंने कह दिया कि फीमेल में मैंने आपको दे दी वृद्धि, मैंने अलग अलग दे रहा हूं अभी Y%। और मैंने आपको दे दिया दोनों में मिलाकर, यानी कि कुल जनसंख्या में, टोटल पॉपुलेशन में, कुल पॉपुलेशन में वृद्धि दे दी मैंने आपको Z% में। तो क्या एलिगेशन लगेगा क्या? हाँ, यह भी तो एक तरीका होता है। एलिगेशन तो एक मेथड है भाई। और ये आप इसलिए कह सकते हो कि मान लीजिए अलग अलग किसी भी चीज को, जैसे कि मेल और फीमेल को मिलाकर एक जनसंख्या बनती आ रही है, तो आपसे मैं कह सकता हूं इस मेल में X% की वृद्धि हो रही थी, इस फीमेल में Y% की वृद्धि हो रही थी। तो दोनों को मिलाकर कुल जनसंख्या में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? Z% की। तो यहां बीच में Z% आ गया। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो कॉन्सेप्ट देखिए, और कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करना है हमें। ये तो छोटी सी चीज है, अभी तो बहुत कुछ सिखाऊंगा। ये एक बेस तैयार कर रहा हूं कि यार एलिगेशन एक कोई ये थोड़ी है कि मिक्सचर में लगेगा, पॉपुलेशन वाले में लगेगा, परसेंटेज में लगेगा, आपके टाइम स्पीड डिस्टेंस में लगेगा, आपके टाइम एंड वर्क में लगेगा, आपके हर चैप्टर में लगेगा ये। अभी देखिएगा जरा। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, पॉपुलेशन वाला कॉन्सेप्ट है। एक चीज आप नोटिस कर रहे हो क्या कि यार सर यहां भी आपने एक परसेंटेज ही लिया है, यहां भी आपने परसेंटेज ही लिया है, और यहां भी आपने परसेंटेज लिया है। जी हां, ये नोटिसेबल चीज है, बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि सर आप ये समझाना चाहते हो कि यहां पर जो अगर आप एक तरह की क्वांटिटी ले रहे हो, जैसे कि मान लो परसेंटेज परसेंटेज इंक्रीमेंट, तो यहां तीनों में आपने क्या किया? इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट लिखा। एक तरह की चीजें आती है। ये तो जब मैं नियम लिखाऊंगा ना तब बताऊंगा, ये तो मैं बस एक तरीके से आपको सलाह दे रहा हूं कि एलिगेशन होता क्या है। एलिगेशन क्या होता है? किन्हीं दो चीजों से मिलाकर तीसरी चीज का बन जाना, किन्हीं भी दो चीजों से मिलाकर एक तीसरी चीज का बन जाना। दिख ही रहा है आपको भाई, आदमी और औरत, यही तो जनसंख्या बनाएंगे।
दोनों बिलियन मिलकर तीसरा बिलियन बनाएंगे। अगला अगला कॉन्सेप्ट, तो सर अगला कॉन्सेप्ट क्या बनता है? अगला कॉन्सेप्ट हम ये कह सकते हैं कि कोई भी धन है, कोई भी आपका प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल को कुछ भाग, यानी कहते हैं ना उस प्रिंसिपल का कुछ भाग आपने 10 R1 रेट पर चढ़ाया है, रेट अभी तो मैं वैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, और उस कुछ भाग, और ये कह सकते हैं शेष भाग, यानी कि रिमेनिंग पार्ट आपने R2 रेट पर चढ़ाया है, तो हम यहां कह सकते हैं यहां पर जो आएगा ये आर नेट परसेंटेज आएगा। भाई दोनों से मिलकर जो टोटल ब्याज आ रहा है उस टोटल धन पर इस प्रिंसिपल जो टोटल होगा, भाई मान लो 10,000 रुपए थे, एक एग्जांपल दे रहा हूं, उस 10,000 में से 2,000 एक जगह और 8,000 एक जगह, लेकिन जो यहां रेट आ रही है ना, ये नेट रेट है, जो कि इन दोनों ब्याजों का सम्मिलित प्रारूप है। तो आपको ये चीज बार बार लिख रहा हूं कि यहां जो ये बीच में जो चीज है ना, ये सबसे बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि ये जो चीज है ये औसती तो है, एक तरीके से एक एवरेज है हर चीज का, एवरेज कह दीजिए या फिर कह दीजिए दोनों का कंबाइंड, कंबाइंड कुछ भी, यानी कि कंबाइंड मिक्सचर बोल सकता हूं, क्या दिक्कत है? तभी तो इसका नाम एलिगेशन है, इसलिए तो एलिगेशन लगता है। अभी तो और मजा आएगा। तो सर इसका मतलब हम चीजें तो समझ रहे हैं, लेकिन अभी आप और भी बताएंगे क्या? पहले तो मैं ये बता रहा हूं कि कहां कहां लग सकता है, अभी तो चीजें बहुत बाकी है। कई बार क्या होता है भाई, आप मिल्क लेते हो, मिल्क के आप प्राइस लिख देते हो प्राइस, और उसके साथ आप पानी के साथ एलिगेशन लगाते हो, तो हमेशा याद रखना दूध की जो प्राइस होगी वह शुद्ध दूध की होगी हमेशा। किसकी होगी? हमेशा प्योर मिल्क की, शुद्ध दूध की प्राइस होगी, और पानी हमेशा फ्री का आएगा। तो ये पहले से ही लिखो, ये एक एक चीज बता रहा हूं। और दोनों का जो मिक्सचर होगा, यहां पर जो मूल्य लिखा जाएगा ना, क्योंकि ये एलिगेशन मैंने प्राइस में लगाया है पर केजी में, तो यहां पर क्या होगा, मिक्स मिल्क, मिक्स मिल्क में क्या क्या आ गया, दूध और पानी मिलाकर, मिल्क प्लस वाटर वाला, किस हिसाब से बेच रहे हो आप? मिल्क और वाटर मिलाकर जो यहां पैसा लिखोगे उस हिसाब का पैसा आएगा। आ रहा है समझ में? ये अभी तो बताऊंगा, अभी तो मैं तो बस एक आइडिया दे रहा हूं कहां कहां लग सकता है ना? चलिए, अच्छा सर आगे और बताओ। अभी देखो अब कंसेप्ट खुल रहे हैं आपके। अच्छा यहां भी लगता है सर, यहां भी लगता है, कंसेप्ट खुल रहे हैं अभी आपके। अगर मैं आगे बात करता हूं, देखो टाइम स्पीड डिस्टेंस में, मैंने कह दिया कोई ए है, कोई बी है, ए की स्पीड एक्स दे रखी है, एक्स किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी स्पीड दे रखी है वाई किलोमीटर प्रति घंटा, और ये बोल दिया जाए दोनों की औसत चाल जेड किलोमीटर प्रति घंटा, तब एलिगेशन लग जाता है। चलिए सर ये भी अच्छी बात है, ये भी बढ़िया चीज बताई। अभी मैं रेशो पे आया ही नहीं हूं, अभी तो रेशो बताऊंगा इस चीज में कैसे आते हैं रेशो, रेशो किसका आता है। ठीक है, अगर मैं बात करना चाहूँ आपसे कि भाई प्राइस में आपने फिर एलिगेशन लगा दिया, मैंने कहा कोई ए प्रोडक्ट है, ए प्रोडक्ट इतने रुपए का है, एक्स रुपए का है, बी प्रोडक्ट आपने वाई रुपए का है, तो दोनों को मिलाकर जेड रुपए में आप खरीद रहे हो, तो यहां अगर मैंने सीपी में लगाया है तो ये पूरा मेरा क्रय मूल्य में होगा, तो यह भी एक एलिगेशन लग जाएगा। तो यहां पर किस में आ गया? ये प्राइस बेस्ड एलिगेशन। और अलग अलग तरीके से लग जाता है, यहां तक कोई दिक्कत है आपको? अभी तो मैंने बस एक बेस तैयार किया है। अलग अलग चैप्टर में जैसे नंबर सिस्टम में लगता है, सर नंबर सिस्टम में हमें कैसे पता चलेगा? मैं हर टाइप का क्वेश्चन लिख रहा हूं, सर नंबर सिस्टम में कैसे पता चलेगा? वो होते हैं ना चार पैर वाले, कि भाई कुछ खरगोश हैं और कुछ कबूतर हैं, तो मैं कह सकता हूं भाई कुछ रैबिट है और कुछ आपके पीजन है, तो इसमें भी लग जाता है ना?
तो ये नंबर सिस्टम वाले कॉन्सेप्ट में भी लगता है। तो अब हम चलते पार्टनरशिप में भी लगता है, हर चैप्टर में लगता है, हर चैप्टर में। अब आते हैं चीजों पर, अब आते हैं अगली हेडिंग डाल लीजिए आप, एलिगेशन के महत्वपूर्ण कंसेप्ट, एलिगेशन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। तो ये तो हमने ये बताया अभी पिछले कुछ 4-5 स्लाइड में कि एलिगेशन कहां कहां लग जाता है, क्या क्या इसकी पहचान भी है, वो सब हम कंसेप्ट में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी ने देखा, एलिगेशन दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक वस्तु, मूल्य, स्पीड एक्सेट्रा सभी में लगता है। ठीक है, अगला कंसेप्ट क्या है कि मान के चलिए मैंने ये x ले लिया और मैंने ये y ले लिया, तो ये z होगा, तो z ये क्या होगा, ये हमेशा z हमेशा औसत होगा, ये z हमेशा क्या होगा, एवरेज होगा। अब जब आप किसी चीज के औसत की बात करते हो मेरे दोस्तों, सुनना मेरी बात, ये औसत किन दोनों का होगा ये बताओ। अगर ये कुछ भी है, मैं अगर कुछ भी मिला रहा हूं तो भी ये औसत है। ये औसत किस चीज का है सर, जो ऊपर आप यूज कर रहे हो ना x और y, उसी चीज का औसत है ये। या तो आपने इसको इन दोनों से मिलकर बनाया है या इन दोनों का ये एवरेज है। तो मान के चलिए क्या इस z की वैल्यू इस इंटरवल में नहीं होगी क्या, कि भाई एक से तो बड़ी होगी और एक से छोटी होगी। यानी कि जो z है ना, जो ये औसत है, निश्चित तौर पर किन्हीं इन दोनों में से किसी एक से तो बड़ा है और किसी एक से छोटा है। मैं ये भी लिख सकता हूं, हो सकता है y से बड़ा हो और x से छोटा हो, तभी पॉसिबल है। तो एलिगेशन के कॉन्सेप्ट में सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप एलिगेशन लगाओगे तो सबसे बड़ी चीज आपको यह पकड़नी होगी कि आप अगर औसत लिख रहे हो या कुछ भी ऐसा डेटा लिख रहे हो, वह इन दोनों के मध्य में ही स्थित हो। मध्य मतलब बीच में, यानी कि एक से तो बड़ा और एक से छोटा, यानी हमेशा z एक से बड़ा, किसी भी एक से बड़ा, एक से छोटा होगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात। चलिए सर, तो आगे आते हैं, एलिगेशन से प्राप्त रेशो किसका होगा। ये बहुत बच्चों को डाउट होता है, एलिगेशन से प्राप्त रेशो किसका होगा, क्योंकि एलिगेशन लगाते क्यों है हम, ये रेशो प्राप्त करने के लिए तो लगाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न होता है कि सर हम एलिगेशन तो 2 सेकंड में लगा देते हैं, पर लेकिन हमें पता नहीं चलता कि एलिगेशन से जो रेशो प्राप्त हो रहा है वो किसका होगा। कोई एक ही परसेप्शन बना के रखता है, क्वांटिटी क्वांटिटी, एक परसेप्शन बना के रखता है, रुपीज रुपीज। भाई हर चीज के लिए हर चीज होती है और उस चीज को समझना ही सबसे बड़ी चीज है। आइए समझाता हूं। मैंने आपसे ये कहा कि मान के चलिए मैंने प्राइज में एलिगेशन लगाया, सुनना मेरी बात, अभी मजा आएगा आपको। सर एग्जांपल दीजिए, प्राइस में एलिगेशन लगाने का एग्जांपल तो दो आप। मैंने कहा भाई मैंने कोई शुगर खरीदा, शुगर मतलब समझते हो, शुगर मतलब होता है चीनी, चीनी मैंने खरीदी, मैं बोल रहा हूं कि चीनी मैंने क्या की है, खरीदी है। तो अब चीनी के भी यार आपने देखा होगा कि कभी कभार कोई मीठी चीनी हो जाती है, कभी कभार एक चीनी ऐसी आ जाती है मार्केट में जो कितना ही डाल लो मीठा ही नहीं होता। तो चीनी की भी क्वालिटीज अलग अलग होती हैं। तो क्वालिटीज अलग अलग होती है, मैंने कह दिया मैंने टाइप ए की चीनी ले ली एक और मैंने टाइप बी की चीनी ले ली एक। तो दुकानदार लोग क्या करते हैं, सुनना मेरी बात,
टाइप ए की चीनी और टाइप बी की चीनी ले ली। अब टाइप ए की चीनी जो कम मीठा करती है वो तो मात्र 20 रुपए पर केजी बाजार में मिल रही है। कितनी ले लो साहब, कितनी ले लो। और टाइप बी की चीनी 40 रुपए प्रति केजी बाजार में मिल रही है सर। चलिए भाई, और ये क्वालिटी A1 क्वालिटी है, मतलब ये टॉप क्वालिटी चीनी है और ये बकवास क्वालिटी वाली चीनी है। लेकिन दुकानदार देख रहा है कि यार मैं जिस गांव में रहता हूं उस गांव में कोई भी 20 तो बेच नहीं रहा है। एक कंसेप्ट देखिए आप इसका, कोई तो 20 बेच नहीं रहा है और कोई 40 भी नहीं बेच रहा है। तो मैं ऐसा क्या दिमाग लगाऊं जिससे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे और मेरी क्वालिटी सुपर्ब रहे। तो वह क्या करता है, दोनों प्रकार की चीनी को मिलाकर एक खुद ही क्रय मूल्य तैयार कर देता है कि मैं 35 रुपए प्रति किलोग्राम की चीनी बेचूंगा भाई। वह यह भी क्या है, यह भी उसी का क्रय मूल्य है। ध्यान रखना एक चीज हमेशा कि अगर यहां पर आपने क्रय मूल्य लिया है तो यहां भी आपका क्रय मूल्य ही होगा और यहां भी आपका क्रय मूल्य ही होगा। यानी कि यहां आप अगर खरीद मूल्य लिख रहे हो तो ये भी खरीद मूल्य होगा और ये भी, दोनों को मिलाकर जो खरीद मूल्य आपको पड़ रहा है ये होगा। क्योंकि अभी आप बेचाबाची थोड़ी कर रहे हो, आप तो देख रहे हो कि यार अगर मुझे इसको 35 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से मिलाना पड़े तो अब मुझे बताओ टाइप ए प्रकार की चीनी का टाइप बी प्रकार की चीनी से अनुपात कितना होगा, और जो ये अनुपात होगा वो किसका होगा। तो आप ये कहोगे गुरुजी 40 में से 35 घटा दिया तो 5 आ गया। सुनना, 40 में से बड़े में से छोटा घटाएंगे 5 आएगा और 35 में से 20 घटाएंगे तो 15 आ जाएगा। यानी कि सर ये जो रेशो निकल कर आ रहा है ये 1:3 का निकल कर आ रहा है। और ये क्या है रेशो, यह इन दोनों की क्वांटिटी का रेशो है। क्वांटिटी मतलब कंजम्पशन भी बोल सकते हैं, खपत भी बोल सकते हैं, खपत। अब प्रश्न क्या उठता है, प्रश्न ये उठता है मेरे दोस्तों का, सर 35 कैसे आया। ये तो मैंने क्वेश्चन में दे रखा है भाई, क्वेश्चन माना है मैंने, ये तो क्वेश्चन ही है। हाँ टेंशन मत ले लेना कि 20 कैसे आ गया, 40 कैसे आ गया, ये एलिगेशन कैसे लिख दिया आपने, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो मुद्दे पे बात चल रही है उस मुद्दे पे रहो, मुद्दे से मत भटको, नहीं तो फिर समझ में कैसे आएगा तुम्हारे। टेंशन किसी भी चीज की पाल लोगे आप। चलिए, तो ये क्वांटिटी कैसे आई सर, इसको खपत क्यों लिखा, सुनिए आप। जब यहां आपको मैं बताता हूं कि यहां मैंने एलिगेशन किस में लगाया है, प्राइस में, प्राइस में, तो ध्यान रखना प्राइस गुणा कंजम्पशन किसके बराबर होता है, खर्चे के बराबर होता है। खर्चे से हमारा कोई लेना देना है नहीं अभी। तो हमेशा याद रखना जिसमें आप एलिगेशन लगाते हो तो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो होता है ना वही आता है। यानी कि अगर आप मूल्य में एलिगेशन लगाओगे तो उसकी जो व्युत्क्रमानुपाती है ना, जो नीचे है वही आएगा रेशो, हमेशा कंजम्पशन का रेशो आएगा। अभी मैं 1000 एग्जांपल बताऊंगा चाहे तो, लेकिन सब्र करो, सब पता लगेगा आपको। अब फिर आप मेरे को खुद बताते जाना, ठीक है। यानी कि मूल्य और कंजम्पशन मतलब खपत। तो अब मुझे बताओ 1:3 में चलेगा सामान्य, ठीक है। यहां तक आप में से किसी को कोई दिक्कत, तो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप मुझे जवाब देना। चलिए, अगर मान लीजिए अगर मैंने एलिगेशन साधारण ब्याज पर, सिंपल इंटरेस्ट पर मैंने दरों में एलिगेशन लगाया है R1%, R2% और ये R नेट %, तो जो मेरा रेशो निकल कर आएगा इसको मैं A:B मान लेता हूं, ये अनुपात किस में आएगा, बताओ। चुप रहो यार, तुम दिमाग ही नहीं लगाते हो। सर साधारण ब्याज के हिसाब से आप जो कह रहे हो प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम बटे 100, हमें जो चीज मतलब है ना, सिंपल इंटरेस्ट से कोई मतलब नहीं है, हमें इस टाइम से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लड़ाई किस चीज की हो रही है, लड़ाई हो रही है प्रिंसिपल और रेट की।
तो यहां पर अगर रेट को आप एलिगेशन के तौर पर यूज कर रहे हो तो आपका जो रेशो आएगा वह प्रिंसिपल को बांटने का आएगा, यानी कि ये किसका होगा, मूलधन को बांटने का रेशो। देखा होगा आपने अक्सर, है ना। अरे आप निकालते भी तो वही हो कि भाई मान लीजिए, मैं एग्जांपल देता हूं एक आपको, है ना, एक एग्जांपल देता हूं। एक आदमी के पास क्या थे, 10,000 रुपए थे। उसके बाद टोटल प्रिंसिपल 10,000 रुपए था। उसने क्या कहा कि मैं इसको दो हिस्सों में बांट रहा हूं, पहला हिस्सा और दूसरा हिस्सा। पहले हिस्से को मैं 5% की दर पर चढ़ा रहा हूं, दूसरे हिस्से को मैं 8% की दर पर चढ़ा रहा हूं। मैं चढ़ा दे भैया, हम क्या कर सकते हैं इसमें, ठीक है। और दोनों की जो ओवरऑल रेट निकल कर आ रही है वो 6% निकल कर आ रही है। जो दोनों की, कहते हैं ना भाई कि मैंने अलग अलग ब्याज पे चढ़ाया पैसा, होता है भाई। कई बार आपने देखा होगा, हाँ, अब कई बार आपने देखा होगा कि आपका जो पैसा है किस हिसाब से लगा हुआ है, और ये बराबर टाइम के लिए है। ये बात मैं मेंशन करूंगा यहां पर, वरना क्वेश्चन खराब हो जाएगा। टाइम दोनों का इक्वल है भाई, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, वो टाइम इक्वल है। इसलिए तो टाइम का कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए फर्क नहीं पड़ा टाइम का। तो टाइम इक्वल है क्योंकि मैंने समान समय के लिए लगाया है पैसा। तो अब आप मुझे बताएं कि पहला वाला जो मूलधन है वो क्या था और दूसरा वाला मूलधन क्या था, जिससे कि मुझे 6% की रेट पर ब्याज प्राप्त हो जाए। तो सर 8 में से 6 घटाओगे आप, 2 आ गया, और 6 में से 5 घटाओगे तो 1 आ गया, काम खत्म। यानी कि यहां पर हम ये कह सकते हैं कि सर 2:1 में आप बांट दीजिए, यानी कि जो आपका 10,000 है तो अपने हिसाब से कटेगा तो कटेगा भाई, क्या कर सकते हैं। तो यहां हम कह सकते हैं सर ये निकल जाएगा 3 बराबर ये, तो 6,666.6666, 3,333.3 और 333, तो ये रुपए आएंगे। पहला वाला प्रिंसिपल ये होगा, दूसरा वाला ये होगा। क्लियर हो गया भैया, समझ में आ रही है बात। चीजें ऐसे निकल कर आएंगी आपके लिए, और अभी तो बड़ा मजा आने वाला है आप लोगों को, मैं गारंटी से देता हूं। अभी तो शुरुआत हुई है यार, क्योंकि चीजें बहुत प्यारी प्यारी होने वाली है, चिंता मत करो, मैं इसको कंप्लीट कराऊंगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लेते हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स इससे रिलेटेड। अब सबसे बड़ी बात यह है, यदि एलिगेशन लगा रहे हो, यदि एलिगेशन लगा रहे हो तो सबसे पहले दिए गए डेटा की, सबसे पहले क्या करें, दिए गए डेटा की यूनिट यानी कि इकाई एक ही लिखें, एक ही लिखें, है ना डियर। चलिए, तो सबसे बड़े जो डेटा है, मतलब दिए गए डेटा की जो इकाई है वो एक ही लिखें आप, यानी कि सेम लिखें, सेम यूनिट लिखें। ऐसा ना हो कि इधर राम चल रहा है उधर श्याम चले, ऐसा ना। रुपया 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 तो रुपया रुपया रुपया, यानी कि अगर आप एलिगेशन लगा रहे हो तो एक्स रुपया लिख रहे हो तो आप रुपया लिखेंगे, वाई भी रुपया ही लिखेंगे और जेड भी रुपया ही लिखेंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक्स तो रुपया लिख दिया, वाई परसेंटेज लिख दिया और जेड लीटर लिख दिया, तो ये तो नाइंसाफी है भाई। ऐसे तो रेशो निकलता ही नहीं है, क्योंकि हमेशा याद रखना कॉन्सेप्ट क्या कहता है अनुपात का। अनुपात का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो रेशो होगा समान यूनिट में ही अनुपात निकलता है। चीजें क्लियर होनी चाहिए। और तो ये गलत है सरासर, ये आपका सही है, बिकॉज यहां जो यूनिट है वो आपकी सेम है। क्लियर भाई साहब, यहां तक आपको समझ में आया। चलिए, तो अब हम चले आगे अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अब कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूं, एलिगेशन के कॉन्सेप्ट हो चुके हैं, तो फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेना, मैं बस लिखाऊंगा नहीं, मैं बोलता जाऊंगा। एक तो सबसे बड़ी बात, जो औसत होगा वह उन दोनों के बीच में होगा, यस यस। दूसरी बड़ी बात कि जो आपका एलिगेशन लगने वाला है उसकी जो यूनिट होगी वो सेम होगी, और जो एलिगेशन होता है वह जो जो जिसमें लगाया गया है उसके व्युत्क्रम अनुपाती का अनुपात देता है। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल
मैंने स्पीड में एलिगेशन लगाया है, मैंने अगर स्पीड में एलिगेशन लगाया है तो रेशो किसका आएगा? मान लीजिए मैंने स्पीड में एलिगेशन लगाया है तो रेशो किसका आएगा बताइए? मैंने टाइम में एलिगेशन लगाया है तो रेशो किसका आएगा? तो सर जब आप स्पीड में एलिगेशन लगाओगे तो हम जानते हैं जो स्पीड होती है वह टाइम के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसी प्रकार जो आपका टाइम होता है वह एफिशिएंसी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो मैं टाइम एंड वर्क में लेके चला गया इस चीज को, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कॉन्सेप्ट तो यहीं से बनते हैं डियर, और यही तो प्यारे कॉन्सेप्ट होते हैं। यहां आएगा एफिशिएंसी। समझ में आ रही है बात आपको? डिस्टेंस ऑब्वियसली मतलब वो चीजें वो समय है ना, वो डिस्टेंस डिस्टेंस यहां पर क्या सेम है, यहां पर भी डिस्टेंस सेम होगी, यहां पर वर्क सेम होगा, तभी तो ये सारा काम हो पा रहा है। बात समझ में आ रही है आपको? यही कॉन्सेप्ट चलते हैं। अगर मान के चलिए अगर मैं इन्वेस्टमेंट में लगाता हूं, इन्वेस्टमेंट में एलिगेशन लगाता हूं, यानी कि मैंने किसी व्यापार में निवेश किया है और मैंने उसमें एलिगेशन लगा दिया, तो रेशो किस चीज में आएगा? टाइम में आएगा, कितने समय के लिए लगाया मैंने। यदि मान के चलिए मैं परसेंटेज प्रॉफिट या फिर परसेंटेज लॉस में एलिगेशन लगाता हूं तो मेरा रेशो किस में आएगा? सीपी में आएगा। क्यों? क्योंकि सर परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस सीपी के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। कॉन्सेप्ट है, ये हुई ना बात। अब चलते हैं आगे, अब करते हैं एक एक करके सभी टाइप के प्रश्न। क्या आप तैयार हैं डियर? एक एक तरह के टाइप के सभी प्रश्न कराऊंगा। अब अपनी कॉपी और पेन ले लीजिए, ज्यादा समय नहीं लगेगा। थ्योरी क्योंकि हम क्वेश्चन पूरा नहीं लिखने वाले, बस कंसेप्चुअली क्वेश्चन लिखने वाले हैं। अब बहुत क्विक नोट्स में बहुत कुछ सीख जाओगे आप। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है पहले टाइप का, मैं सब लिख के लाया हूं क्वेश्चन एक एक तरीके से। जैसे कि मान लीजिए मैंने राइस खरीदा, राइस, एक राइस मेरे को पड़ा 20 रुपए पर केजी का, ठीक है, बाजार में मिल रहा है, एक 20 रुपए वाला है और एक राइस की दूसरी क्वालिटी है राइस 2, वह हमें मिल रहा है 35 रुपए पर केजी का, और मैंने दोनों को मिक्स करके 25 रुपए पर केजी में निकाल दिया। और मान लीजिए टोटल चावल इतने किलोग्राम है मेरे पास, टोटल चावल जो है वह मेरे पास 30 किलोग्राम है। तो मुझे बताइए पहला वाला राइस जो कि 20 रुपए केजी वाला है वो कितने किलोग्राम होगा, दूसरा वाला राइस ये कितने किलोग्राम होगा। तो सर आपने जो बताया वो आपने निभाया भी है कि 35 में से 25 गया, हमेशा याद रखना घटाने का तरीका आना चाहिए, बड़े में से छोटा। और एक इन देखो तरीका समझ में आ रहा है क्या? 25 इससे छोटा, 25 से छोटा है ये, क्या ये 25 से बड़ा है? हाँ। तो यहां जो औसत होगा वह एक से तो छोटा और एक से बड़ा होगा, हमेशा होगा क्या? बिल्कुल होगा। यानी कि 35 में से 25 गए तो 10 और 25 में से 20 गए तो 5, तो अनुपात आ रहा है 2:1। और हमने ये लगाया किसमें? ऑरली बोलो, हमने ये एलिगेशन किसमें लगाया है? प्राइस में। आएगा क्या? कंजम्पशन का रेशो, यानी कि 3 रेशो बराबर 2 और 1 3 रेशो बराबर 30 किलोग्राम है, 1 बराबर 10 किलोग्राम, यानी कि ये कितना हो जाएगा 20 केजी, ये कितना हो जाएगा 10 केजी। तो पहला वाला चावल 20 किलोग्राम, दूसरा वाला चावल 10 किलोग्राम, इस क्वांटिटी में मिलाया गया है। ये तो हो गया पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। मान लीजिए 6.10 रुपए
पर केजी की एक राइस है, राइस 1, और दूसरा जो चावल है वह 2.85 रुपए पर केजी के हिसाब से है, और इसका जो किलोग्राम दे रखा है वो दे रखा है 126 किलोग्राम। पहले ही दे दिया मैंने आपको ये, ठीक है, हाँ पहले दे दिया, ठीक है ना। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई मिक्सचर को, इन दोनों को मिलाने पर जो मिक्सचर बन रहा है, इस मिक्सचर को 4.40 रुपए में बेचने पर 10% का प्रॉफिट होता है। तो बताइए भैया, राइस 1 कितने किलोग्राम है? राइस 1 इन किलोग्राम, भाई कितने किलोग्राम आपने पहला चावल मिलाया, ये बताओ मेरे को आप। वेल डन जितेंद्र, वेल डन मेघराम, अभिजीत, कमलेश, प्रदीप यदुवंशी, बहुत बढ़िया। विकास, गजब लग रहा है, कंसेप्ट लगा रहे हो आप, बुरी बात नहीं है, लगाते जाइए। हुआ सबसे, मैं बताता हूं कैसे होगा, एक नंबर तरीका है यार, आप टेंशन क्यों लेते हो। देखो, शांत रहना, जिसको नहीं आया ना वो चुपचाप समझे क्या मैं क्या गलती कर रहा हूं, मैं क्यों नहीं सोच पा रहा हूं, वो समझना, ठीक है। मैं आपसे कहता हूं कि आपको यहां दिख रहा है क्या, 6.10 रुपए प्राइस है ना ये। तो जो पहले प्रकार का चावल है, पहले प्रकार का चावल है वो क्या भाव का है सर? 6.10 रुपए है, ठीक है, प्रति किलोग्राम। और दूसरे प्रकार का जो चावल है वो क्या भाव है सर? 2.85 रुपए प्रति किलोग्राम। मैं ये कहता हूं दूसरे प्रकार के चावल की आपको पहले ही दे दिया कि 126 किलोग्राम है, आपको ये पता लगाना है भाई ये कितना है, ठीक है लगा लेंगे। हमारे को फायदा ये चीज हो गई कि भाई ये अगर सीपी है, ये अगर सीपी है तो मिक्सर को इतने रुपए में बेचने पर इतने का लाभ हो रहा है। तो आप मुझे बताओ, क्या मैं यहाँ 4.4 लिखूंगा क्या? ये बताओ पहले तो। यही गलती आप कर रहे होंगे, यही गलती आप कर रहे होंगे कि सर यहां हम 4.4 लिखेंगे क्या? नहीं लिखोगे यार, जब आपको यहां पता है कि आपने कॉस्ट प्राइस लिखा है, यहां आपने कॉस्ट प्राइस लिखा है, तो निश्चित तौर पर यहां भी आपको कॉस्ट प्राइस लिखना होगा। सर कैसे बनाऊं वो सिखाता हूं। 10% का लाभ मतलब 10 अगर आपका क्रय मूल्य है तो 11 आपका विक्रय मूल्य होगा, इतने रुपए में बेच रहे हो तो 11 अनुपात बराबर 4.4, 10 अनुपात बराबर 4 रुपए प्रति किलोग्राम, यानी कि जो क्रय मूल्य आएगा वह 4 रुपए प्रति किलोग्राम आएगा दोनों का मिक्सचर का। बस अब क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब क्या करोगे सर? 6.10 में से 4 घटाऊंगा तो 2.10 आ गया, और 4 में से ये घटाऊंगा तो 1.15 आ गया। हल करने पर कितना आया सर? 2 जी पॉइंट से पॉइंट हटा दिया, 23:42। कोई दिक्कत? क्या मैं कह सकता हूं मेरे प्यारे दोस्तों कि 42 यूनिट के बराबर ही तो है 126? भाई ये इसी का अनुपात ही तो है, तो ये 1 अनुपात बराबर 3 आ रहा है, तो 23 अनुपात, तो x कितना होगा? 23 गुणा 3, 69। मजा आया? तो यहां पर आपका आंसर कितना आ जाएगा? 69 किलोग्राम था पहले वाला चावल। चीजें क्लियर हुई? सर 23 कैसे आया? काटा है ना भाई, 5 से तो काटोगे नहीं क्या? अनुपात नहीं बनाओगे क्या? बुद्धि लगाओ यार, ऐसे मत करो, है ना, सॉल्व भी करो कॉपी में बैठ के। सर 4 कैसे आया? 4 इसलिए आया डियर, मैं दोबारा बताता हूं, यहाँ 4.4 आपका विक्रय मूल्य दे रखा है, सेलिंग प्राइस,
हमें तो कॉस्ट प्राइस चाहिए। तो कॉस्ट प्राइस कैसे बनाऊंगा? प्रॉफिट दे रखा है, उसको लिख दिया रेशो में 10 से 11, और 11 बराबर 4.4 है, क्योंकि ये विक्रय मूल्य के बराबर होता है। हमें तो सीपी निकालना है, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। तो 10 रेशो की वैल्यू 4 रुपये, खत्म। अभी आएगा धीरे धीरे सब। चलिए, समझ में आ गई बात? हाँ, आ रहा है ना, धीरे धीरे आएगा। पता है ना, मैंने अभी भाई जो नियम है वही तो नियम लिखा है कि सर क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, सेम यूनिट। इसलिए तो यहां पर सीपी था, सीपी था तो सीपी लिखा। अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट टाइप। अरे पूरा टाइप कराएंगे, पूरे टाइप के क्वेश्चन करेंगे आज अपन। ठीक है, मैंने कहा कि एक शॉपकीपर है। अब शॉपकीपर है, उसके पास 2000 किलोग्राम क्या है? चीनी है, चीनी, शुगर। उसके पास 2000 किलोग्राम शुगर है। वो क्या करता है, इसके कुछ भाग को, इसके कुछ पार्ट को 8% के प्रॉफिट पर, और रिमेनिंग पार्ट वह 18% के प्रॉफिट पर बेच देता है। 2000 किलोग्राम था, कुछ पार्ट उसने 8% पे निकाल दिया, और कुछ पार्ट पार्ट उसने रिमेनिंग, रिमेनिंग मतलब पूरा बचा हुआ शेष भाग, उसने 18% के प्रॉफिट पर निकाल दिया। अब बताइए, यदि उसे कुल चीनी, कुल शुगर पर 14% प्रॉफिट हुआ हो, तो 8% प्रॉफिट पर बेची जाने वाली शुगर कितनी होगी? 8% के प्रॉफिट पर बेची जाने वाली शुगर कितनी होगी, ये बताएं। तो सर कंसेप्ट में तो दम लग रहा है, और यही दम हमें बरकरार रखना है। आपने बताया था कि 8% पर एक चीज बेच रहे हो आप, कुछ पार्ट मैंने इसको पहला पार्ट मान लिया, और दूसरे पार्ट को आप 18% पर बेच रहे हो। दोनों ही प्रॉफिट, कोई दिक्कत नहीं है। और ओवरऑल आपका 14% का प्रॉफिट हो रहा है। तो 18 में से 14 जाएंगे तो 4, और 14 में से 8 जाएंगे तो 6। तो सर यहाँ जो अनुपात आ रहा है वो आ रहा है 2:3। सुनिएगा, अब आपने अगर, पता है आपको कि आपने प्रॉफिट और लॉस में लगाया है ना? तो जो रेशो होगा सीपी में होगा, और सीपी आपकी क्वांटिटी में होती है। यानी कि जो 5 रेशो है, ये 2000 के हिसाब से बांट दो आप। तो 8% पर 2 हिस्सा आपको निकालना है। तो सर 5वां हिस्सा अगर 2000 के बराबर है, तो एक हिस्सा आपका 400 के बराबर होगा। तो 2 हिस्सा ही तो है 8% पर। तो 8% पर बेची जाने वाली शुगर कितनी है? दूसरा हिस्सा। तो एक हिस्सा बराबर 400 है, तो 2 हिस्सा बराबर 800 किलोग्राम। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? हर तरह का क्वेश्चन हम कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन को करते हैं फटाफट। ये लीजिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। आप आज एलिगेशन को ऐसा सीखोगे, ऐसा सीखोगे कि आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी एलिगेशन के प्रति। अभी तो शुरुआत है, हर तरह के क्वेश्चन कराऊंगा, तसल्ली रखिएगा। चलिए, 5 कैसे आया भाई? शिवा देखो ना, 2 और 3 अनुपात 5 ही तो हो रहा है। ध्यान दो यार, रटो मत, ध्यान दो। चलो, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है। एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति 2 हॉर्स खरीदता है। हॉर्स मतलब घोड़े। 2 हॉर्स टोटल 2700 रुपए में खरीदता है।
अब 2 घोड़े खरीदे, लेकिन यहां आपको अलग अलग का प्राइस पता है क्या? नहीं। उसने आपको क्या दिया, बोले कंबाइंड प्राइस है 2700 रुपया। चलिए सर, अब उसने क्या किया भाई, बेचने का विचार बनाया। उसने पहले घोड़े को 6% के लॉस पर और उसने दूसरे घोड़े को 7.5% के प्रॉफिट पर बेच दिया, निकाल दिया। और वो ये कह रहा है पहले घोड़े को, अब ये लिखने की जरूरत है क्या ये लॉस है? लिख दो, फिर भी जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी लिख दिया मैंने। उसने पहले घोड़े को 6% के लॉस पर, दूसरे घोड़े को 7.5% के प्रॉफिट पर बेचा। तब उसने देखा कि ना लाभ हुई ना हानि, ना लाभ हुई ना हानि, यानी कि उसने देखा कि वह नो प्रॉफिट नो लॉस में चला गया, कोई लाभ नहीं कोई हानि नहीं। तो आप मुझे बताइए पहले घोड़े का क्रय मूल्य क्या है, दूसरे घोड़े का क्रय मूल्य क्या है? अब आएगा मजा, एक एक कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, आराम से सीखने वाले के लिए हो रहा है, लेकिन वो हर किसी के लिए थोड़ी हो रहा है कि नहीं? चलिए, सर कैसे करें भाई? सर ऐसे करेंगे, देखना, मैंने आपसे कहा कि 6% का लॉस है माइनस में। अब मैं आपको चीज बताऊंगा, जो लोग सीरियस हैं पढ़ने के लिए वो कृपया करके उस चीज को समझने की कोशिश करना, बस मैं आपको सारी चीजें क्लियर करवा दूंगा। तो क्या मैं कह दूं या जीरो लिख दूं? जीरो, हाँ सर लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, या शून्य लिख दो, कोई परेशानी नहीं है हमें। तो आप मुझे बताइए मेरे दोस्तों, इसमें से ये जाएगा तो 7.5 आएगा, और जीरो में से ये जाएगा तो 6 आएगा। सुनना, बच्चे बहुत गलती करते हैं, क्योंकि छोटी छोटी चीजें समझने में ध्यान नहीं देते, बस ये ध्यान देते कि बस आ गया। नहीं, ऐसे नहीं करना अपन को। तो इसको क्या मैं ये लिख दूं? हाँ, इसको क्या लिखूं मैं? जीरो माइनस -6। तो यहां क्या हो रहा है सर, 7.5% और माइनस माइनस +6, अनुपात कितना आ जाएगा? परसेंटेज से 15×5 = 75 और 15×4 = 5:4। तो ये 5:4 किसका है? सीपी का रेशो है। किसका रेशो है? सीपी का रेशो है। तो किस रेशो में बटेगा? 5:4 में बटेगा। क्या बटेगा? 2700। यानी कि 9 रेशो इज इक्वल्स टू 2700, 1 रेशो इज इक्वल्स टू 300। ये 9 रेशो कहां से आया? टोटल है ना यार, दोनों का जोड़कर, अलग अलग निकाल दो। अब एक का तो 5 रेशो है यानी कि 1500, और दूसरे का है 4 रेशो यानी कि 1200। उम्मीद करता हूं क्लियर हो रहे होंगे, जो कंसेप्ट नहीं हो रहे थे क्लियर। अब चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, और भी प्यारा, अच्छा मतलब इससे एडवांस। अगला क्वेश्चन, मैंने क्या कर दिया, देखिए मैंने क्या कर दिया कि एक वस्तु को 2 भागों में इस प्रकार बेचा। एक वस्तु को तो सर, पर जीरो तो दोनों से छोटा है। अरे यार, मुझे शर्म आ रही है यार। जीरो दोनों से छोटा है क्या? माइनस वाले से हमेशा बड़ा होता है जीरो। ये भी डाउट हो जाता बेचारे का। चलो, एक वस्तु को 2 भागों में इस प्रकार बेचा कि, उसने इस प्रकार बेचा कि पहले वाले पर, फर्स्ट पर 25% का प्रॉफिट,
और सेकंड वाले पर 20% का लॉस, ठीक है, और दोनों को एक साथ बेचने पर 10% का प्रॉफिट। ठीक है, दोनों को एक साथ बेचने पर 10% का प्रॉफिट। ठीक है, तो आप मुझे बताइए पहला भाग और दूसरे भाग का रेशो क्या होगा? तो सर आपने जो समझाया हमें वह ऐसे ही करेंगे हम कि पहले वाले को तो 25% के प्रॉफिट पर सेल आउट कर देंगे, राइट, दूसरे वाले को हम 20% के लॉस पर सेल आउट कर देंगे, राइट, यस, और दोनों को बेचने पर हम क्या करेंगे, 10% के प्रॉफिट पर सेल आउट कर देंगे। अब यहां तरीका क्या है वो समझ लीजिए। 25 में से 10 गए तो 15, ये तो सही है, लेकिन 10 में से 20 गया तो 30। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको दिया, क्योंकि बच्चा गलती करता है, उसकी आदत है, वो 10 लिख के आ जाता तो आ ही जाता, उसका क्या देर है। तो यहां पर आपका जो रेशो होगा वो 2:1 होगा। गॉट इट माय डियर स्टूडेंट? और ये जो रेशो होगा वह क्या होगा, सीपी का रेशो होगा, सीपी को डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, और चेक करिए क्या 10 एक से छोटा और एक से बड़ा है? यस, इससे तो छोटा है और इस -20 से बड़ा है ऑब्वियसली। चलिए, और माइनस क्यों आता है? क्योंकि लॉस है वो। ओके, ठीक है। अब बच्चा कह रहा है सर प्लस क्यों किया? डियर स्टूडेंट, बड़े में से छोटा घटाना है, तो 25 में से 10 गए तो 15, 10 में से 20 गए तो 10 में से 20 गए तो जो कि माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस, छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी। चलिए आगे चलते हैं, आइए अगला कंसेप्ट। एक बच्चा कह रहा है सर ये कैसे पता करेंगे, एलिगेशन का सवाल है। भाषा, दो बराबर भागों में बांटा, दोनों को मिलाकर बेचने पर इतने में बेचा, तो किन्हीं दो चीजों को तीसरी चीज से मिला दिया जाए तो एलिगेशन हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट तो पकड़ने के लिए तो पढ़ाया जा रहा है आपको, समझो तो सही है, तभी तो सीखोगे भाई साहब, सारी नवाबी यही निकालोगे तुम। देखिए क्या हम कह सकते हैं कि भैया एक 14 रुपए पर केजी के 69 केजी मिल्क में कितना वाटर मिलाया जाए, और ये शानदार कि मिक्सचर को कितना वाटर मिलाया जाए कि मिक्सचर को 13.8 रुपए पर केजी में बेचने पर 20% का प्रॉफिट हो जाए। ओहो, गजब सर, इसका उत्तर निकाल के बताओ भाई साहब, तब मैं जानूं, तब मैं मानूं। और वही कॉन्सेप्ट है जिसे आप पहचानते भी हो, प्लीज लगाइए दिमाग। वेल डन।
जिनका भी 15 आ रहा है बहुत बहुत बढ़िया, बहुत ही गजब। भाई साहब क्वेश्चन को समझना जरूरी है, बस दिमाग अपने आप लग जाता है। 14 रुपए पर केजी वाला प्योर मिल्क है, यानी कि सर ये तो क्वांटिटी है, इससे तो कभी लग ही नहीं सकता एलिगेशन। एलिगेशन तो आप रुपए में लगाओगे, क्योंकि आपको यहां पर 14 रुपए उसका सीपी दे रखा है, 14 रुपीज सीपी ऑफ मिल्क, राइट। अब पानी कितने का आता है भाई, पानी का सीपी कितना होगा, पहली लाइन में लिखा है था, पहली लाइन में शून्य लेते हैं, हमेशा शून्य लेते हैं। अब आप मुझे बताओ, जब आप यहां पे भी सीपी ले रहे हो, यहां पे भी सीपी ले रहे हो, तो आप मुझे बताओ मिक्सर को इतने में बेचने पर तो क्या 13.8 रख दूं? अरे सर क्यों क्यों रख रहे हो सर, नहीं रखना सर ये। अब आप पूछोगे सर क्यों नहीं रख रहे हो फिर, मैंने कहा दोस्त सीपी ले रहा है, सीपी ले रहा है तो यहां भी सीपी लेना भाई। सेलिंग एसपी क्यों ले रहा है, सेलिंग प्राइस क्यों ले रहे हो, विक्रय मूल्य क्यों ले रहे हो? तो सर ऐसी कौन सी चीज होती है जो सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस में बदल दे? फीलिंग बता रहा हूं, फीलिंग कैसे आएगा। ऐसी कौन सी चीज होती है जो सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस में बदलने में रिलेशन रखती है? प्रॉफिट। तो आप हमेशा याद रखना, कभी भूल जाओ ना, तो अगर क्वेश्चन में ये दे रखा हो ना प्रॉफिट हो जाए, फलाना हो जाए, तो कुछ ना कुछ वो कन्वर्ट करवाना चाहता है। तो 20% के प्रॉफिट का मतलब होता है 5 से 6, यानी कि 5 अगर आपका क्रय मूल्य है तो 6 आपका विक्रय मूल्य होगा, और 6 रेशो बराबर 13.8 है, तो 1 रेशो बराबर 23, यानी कि 5 रेशो बराबर 11.5। सब बीच में 11.5 रखा, एलिगेशन लगाया, तो कितना आया 2.5, और यहां आया 11.5। सॉल्व करने पर रेशो कितना आ रहा है 23:5। अब देखो मजेदार चीज, आप मुझे बताओ ये 23 किसके बराबर होगा? 69 किलोग्राम दूध था ना, यही तो दिमाग का खेल है। अच्छा, तो 1 बराबर 3, तो 5 बराबर 15, यानी कि कितना पानी मिला दिया 15 किलोग्राम, और ऐसे बेच रहा है, तब जाके वो 20% का प्रॉफिट कमा रहा है। ठीक है, चलिए, तो इतना प्यारा कॉन्सेप्ट था, समझ में आ गई बात। अगला क्वेश्चन आ रहा है, एक और शानदार प्रश्न, अभी तो बहुत सारे हैं। चलिए, एक एक टाइप क्लियर हो रहा है, एक एक टाइप है ना, चिंता ना करें। मान लीजिए मैं अपने किसी फ्रेंड को मेरी चॉकलेट का 2/5 पार्ट 6% के लॉस पर सेल करता हूं। ये 4:30 तक चलेगा क्लास, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करने हैं, है ना, तो प्लीज शांति से पढ़ते रहिएगा। तो मैं अपने फ्रेंड को मेरी चॉकलेट का 2/5 पार्ट 6% पर सेल करता हूं, एवं रिमेनिंग पार्ट, रिमेनिंग मतलब आप समझदार हो, शेष पार्ट 10% शेष पार्ट बेचकर, मतलब ऐसे लिखा है मैंने केवल, शेष पार्ट बेचकर 10% का टोटल प्रॉफिट कमाना चाहता हूं। तो मुझे बताइए रिमेनिंग पार्ट पर कितने परसेंट प्रॉफिट में
बेचना होगा, रिमेनिंग पार्ट को कितने % प्रॉफिट पर बेचना होगा, ये आप मुझे बताएं प्लीज। रिमेनिंग पार्ट को कितने % प्रॉफिट पर बेचना होगा। अगर आपने ये क्वेश्चन सही किया तो आपको मिलेगी चॉकलेट। मलिक, सॉल्व करने की कोशिश करो डियर, आप कर लोगे। चाहे आपको खुद पर भरोसा नहीं है, मुझे आप पर भरोसा है, आप कर लोगे। प्लीज करिए, रोने से काम चल जाएगा, तो फिर हम रो लेते हैं मिलकर। हो जाएगा, कोशिश करो, समझो, करने की कोशिश करो। फिर नहीं होगा तो मैं बताऊंगा ना, कोई और नहीं बताएगा तो मैं बताऊंगा। चले मैं सिखाऊं? चलिए ध्यान दीजिए आप सब लोग। मैंने कहा कोई चॉकलेट का 2/5, तो एक चॉकलेट का अगर 2/5 भाग ये है, तो बचा हुआ भाग कितना है, शेष 3/5। यानी कि सर जो अनुपात निकल कर आ गया वो 2:3 आ गया, यस या नो? मतलब क्वांटिटी का रेशो तो आ ही गया, कॉस्ट प्राइस का रेशो आ गया। अब इस वाले भाग को तो आप किस पर कर रहे हो, माइनस के 6%, क्योंकि लॉस है। इस वाले का पता नहीं, और ओवरऑल क्या है, 10% का प्रॉफिट। एनी प्रॉब्लम मेरे दोस्तों? क्या यहां तक आप करने में सक्षम हो? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो मेरे को बताओ, क्योंकि यहां के बाद आपको फिर समझाना मेरा काम है। डन किया यहां तक आपने? कोई इशू तो नहीं है? चलिए, तो मैं अब आपसे कहना चाहता हूं कि भाई 10 में से 6 जाएंगे तो क्या होगा, 16 आएगा महाराज, 16 आएगा। तरीका वही है, 10 माइनस माइनस 6, तो 3 अनुपात बराबर अगर 16 है, 3 अनुपात बराबर अगर 16 है, तो 1 अनुपात बराबर 16/3%। तो आपको तो 2 अनुपात का मान लिखना है ना यहां पर, तो 32/3%। यहां तक आप में से किसी को कोई आपत्ति है तो फिर बताओ। बोले नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। तो x क्या होगा, प्लीज x क्या होगा, यही तो निकालना है। तो मैं कहता हूं ना, जब ये इसमें से आपने ये घटाया तो ये आया, तो अब x बड़ा है सर यहां पर, उसमें से 10 घटाओगे ना तो 32/3 आएगा। अच्छी बात है, यानी कि x बराबर कितना हो गया, 20 सही 2/3। ये आंसर हो गया। प्लीज एक बार सॉल्व करें डियर, प्लीज ध्यान से देखें, क्योंकि यही चीजें आपको आज तक नहीं आई है ना। अब आप बिल्कुल सीखने वाले हो, तो क्यों छोड़ रहे हो फिर? ध्यान दो ना, प्लीज चुप रहिए, ध्यान दीजिए, जो सिखा रहा हूं उसको सीखिए। अरे खुमान सिंह, तुम बेवकूफ हो क्या यार, जो सिखा रहा हूं उसको सीखो, मैं बोल रहा हूं ना, फिर नहीं मान रहे हो। जो सिखा रहा हूं पहले उसको सीखो, इसको सीखो पहले। अभी आदत ही खराब कर रखी तुम लोगों ने खुद की, सीखना नहीं है बस। दोबारा देखिए क्या दिक्कत आई। भाई ये 2:3 था, कैलकुलेशन है सिर्फ, ये 16% आया, तो 3 रेशो बराबर 16 है, तो 1 रेशो बराबर 16/3, तो 2 रेशो बराबर 32/3 ही तो होगा। अब ध्यान दो, ये जो 10 है वो -6 से बड़ा है ना, तो जब -6 छोटा है तो क्या x बड़ा नहीं होगा क्या? यानी कि x -10 इसके बराबर ही तो लिखोगे आप नियम अनुसार। x की वैल्यू निकाल दी। कॉन्सेप्ट को फॉलो करो, भागना नहीं है इन चीजों से, सीखोगे तभी आगे करोगे। आगे चलते हैं, अगला कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट आपके सामने रखने जा रहा हूं, कृपया करके ध्यान दीजिएगा। एक शहर है, उसकी पॉपुलेशन, एक शहर है उसकी पॉपुलेशन मैंने बोल दी 35,000 है, ठीक है। मैंने कह दिया कि जो मेल है, मेल पुरुष में 6% की वृद्धि होती है, फीमेल में
4% की वृद्धि होती है, ठीक है। और 1 साल के बाद, 1 साल के बाद पॉपुलेशन 36,760 रुपए हो जाती है। ओ सॉरी, 36,760 हो जाती है। तो मुझे बताइए मेल कितने होंगे और फीमेल कितने होंगे? चलो बताओ। अब ये मैंने क्यों लिया है, जानबूझकर लिया है, क्योंकि कैलकुलेशन जब टफ आती है तो हम घबरा जाते हैं। हमेशा आसान कैलकुलेशन नहीं आएगी, है ना। चलो, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चंस है, सीजीएल में आए हुए हैं, एसएससी में आए हुए हैं, रेलवे में आए हुए हैं, सब जगह आए हुए हैं क्वेश्चन है। वेल डन। देखिए, मैं आपसे वही शर्त रखता हूं कि सर आप जब कह रहे हो मेल में 6% की वृद्धि हो रही है, फीमेल में 4% की हो रही है, भाई आप कुल वृद्धि बताओ कितनी हो रही है। क्योंकि यहां जो रखा जाएगा ना, वह क्या होगा, नेट वृद्धि। और नेट वृद्धि कैसे पता चलेगी? 35,000 से ये हो रहा है कितना, 1,760, किसके रेस्पेक्ट में, 35,000 के रेस्पेक्ट में, इंटू 100। क्या मैं यही कह रहा हूं? क्या यही नेट वृद्धि है दोस्तों? प्लीज ध्यान देखिए, जिनको नहीं समझ में आ रहा वो देखें, फिर रिपीट नहीं होगा बाद में, फिर ये ध्यान रखना। अब सुनो, 3 जीरो को 3 जीरो ले गया, कैलकुलेशन का तरीका बता रहा हूं, सॉलिड वाला। सर जब कभी भी इस नेट वृद्धि में फ्रैक्शन में आ जाए, क्या ये अनुपात में है, क्या ये फ्रैक्शन में है, भिन्न में कैलकुलेशन करने में दिक्कत होती है ना, बिल्कुल होती है। तो जो भी इसका हर होगा, जो भी इसका डिनोमिनेटर होगा, उसे क्या कर दें आप, बीच वाले को तो ऊपर वाला न्यूमरेटर रख दें, और जो भी इसका डिनोमिनेटर है, जैसे कि 35 है, 35 का इधर भी गुणा कर दें और इधर भी गुणा कर दें। सही तरीका बता रहा हूं कैलकुलेशन आसान करने के लिए। अब एलिगेशन लगा दे, तो 35 इंटू 6, तो 35 इंटू 6 कितना हो जाएगा अपने पास, 6 पंजे 30, कैरी आया 3, ये अपने पास हो जाएगा 210। और 35 इंटू 4 140, और बीच में 176। क्या एलिगेशन लग पा रहा है? हाँ सर, खुशी खुशी लग रहा है। कैसे? देखो, दोनों के बीच में ही तो है ये। तो सर ये तो निकल कर आ गया 36, और ये कितना हो जाएगा 34। अनुपात कितना आ रहा है, 18:17। मेरे प्यारे दोस्तों, यानी कि ये आदमी का औरत है, ये आदमी का रेशो है और ये औरत का रेशो है। तो किस में बांटोगे इस 18:17 को, 35,000 में। तो 35 रेशो बराबर आपका 35,000 हो गया, एक बराबर आपका 1,000 हो गया। तो 18,000 मेल हो गए और 17,000 फीमेल हो गए। मजा आ गया क्या? क्लियर हो गई चीजें, समझ में आ रही है, नीट एंड क्लीन। तो फ्रैक्शन वाले में दिक्कत होती है बच्चों को, लेकिन सॉर्ट आउट हो जाती है चीजें। एक क्वेश्चन और करें। सर 1760 कैसे आया? जब बताया था तब ध्यान क्यों नहीं दिया भाई? 35,000 से इतना बढ़ गया आपका, तो कितना बढ़ गया, 1760। और यही आपने नेट वृद्धि निकाली है। नेक्स्ट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, प्यारा सा कॉन्सेप्ट। आइए, मैंने कहा कि भाई साहब, कोई राशि है, राशि मतलब कोई अमाउंट है, 5% पर ईयर रेट पर ब्याज है, इंटरेस्ट दिया जा रहा है, और रिमेनिंग अमाउंट 8% पर दिया जा रहा है। मैंने कहा
1550 रुपए मैंने आपसे कहा कि 1550 रुपए टोटल 300 रुपए का ब्याज इकट्ठा करते हैं, ब्याज होता है। तो मुझे बताइए 5% पर प्रिंसिपल क्या होगा और 8% पर प्रिंसिपल क्या होगा? भाई 5% पर कितना पैसा लगाया है और 8% पर कितना पैसा लगाया है? और जो आपका टाइम है वह समय सेम है, मतलब टाइम के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, उसी नियत समय के लिए बोला गया है। ठीक है, यानी कि 1 साल की बात है। ऐसा करते 3 साल बोल देता हूं, सुनो 3 साल ले लो, 3 साल टाइम, 3 साल ले लो, अब ज्यादा ठीक लगेगा। चलो अब कर लो क्वेश्चन सॉल्व फटाफट। करिए भैया, नहीं हुआ तो कोई रीजन नहीं होता है, नहीं हुआ हो तो रहा है, अब नहीं हुआ तो मैं बताऊंगा ना। क्यों घबराते हो तुम लोग? प्लीज शांत रहेंगे, मैं समझाता हूं, ठीक है? आप मुझे बताएं सर, पहला वाला जो अमाउंट था वह 5% की रेट पर जा रहा है, दूसरा वाला अमाउंट है वो 8% की रेट पर जा रहा है। आप मुझे तो बस ये बता दें कि आपकी नेट रेट क्या होगी, नेट इंटरेस्ट रेट। प्लीज इसको सॉल्व करें आप, यानी कि कुल मिलाकर जो टोटल ब्याज दर आ रही है वो क्या है? वेल डन। वेल डन, क्या होगा भाई? देखो जरा समझना, मैं ये कहता हूं सर 300 रुपए का ब्याज आ रहा है, किस पर, किस पर है? 1550 पर इंटू 100। मेरे दोस्तों एक चीज मैं आपको बहुत अच्छी बताने वाला हूं, ये तो आपने पर ईयर ही तो लिया है, पर ईयर। तो जब ये वाली दर आप पर ईयर ले रहे हो तो ये भी तो आपको पर ईयर लेनी चाहिए ना? हाँ, तो 300 रुपए का ब्याज क्या करेगा? 300 रुपए तो 3 साल का है, 1 साल का लोगे तो 3 का भाग देना जरूरी है। सर सॉल्व कर दो ना। अब लो सॉल्व कर लेते हैं। मैंने एक जीरो से एक जीरो काट दिया, 1000/155, 200/31। प्लीज ध्यान दीजिए, क्या यही नेट रेट आ रही है आपकी? क्या यही नेट रेट आ रही है? तो जस्ट मैं अभी आपको क्या समझा रहा था कि सर अगर यहां हम 200 लिखते हैं तो डिनोमिनेटर परेशान कर रहा है, तो क्या मैं 31 को यहां गुणा कर सकता हूं? क्या मैं 31 को यहां गुणा कर सकता हूं? यस सर। तो 5 एकम 5, 5 तिया 15, यानी कि 155, 8 एकम 8, 8 तिया 24, यानी कि 248 और 200। तो 48 में से 200 गए तो 48, ये हो जाएगा 45। तो कितना आ रहा है? 3 से काटा, 16:15, 16:15। अब इसको किस अनुपात में बांटोगे आप? ये कितना आ रहा है? 31 बराबर 1550, 1 बराबर 50। तो सर इसको मिलेंगे 800 रुपए, पहले वाले का प्रिंसिपल और दूसरे वाले का प्रिंसिपल 750 रुपए। चलिए, तो काफी अच्छी चीजें सिखा रहा हूं, केवल अभी मैं जो बात कर रहा हूं आपसे केवल और केवल इस पर बात कर रहा हूं, है ना, एलिगेशन पर। मैं अभी ज्यादा डिस्ट्रैक्ट ही नहीं कर रहा आपको, चीजें ये सीखो पहले आप। चलिए, और रात को 8 बजे वाली क्लास लेनी है भाई, जरूर आ जाना,
चलिए डेली लेते हो वैसे तो आप। अब अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या होगा सर? इस पे और भी कॉन्सेप्ट है, आइए। चलिए, मैंने कहा भाई कोई जंगल है, कोई जंगल है। अब जंगल में क्या बोला जा रहा है? किसी व्यक्ति ने कुछ खरगोश देखे और यानी कि कुछ रैबिट देखे और क्या होता है? दो पैरों का थोड़ी होता है बंदर, खरगोश के तो चार पैर होते हैं। और क्या देखे? कबूतर ही दिखवा दे, मुर्गे दिखवा दे, मुर्गे, मुर्गे घूमेंगे, सही बात है। चिकन यानी कि मुर्गा। कोई जंगल में, तो उसने व्यक्ति ने खरगोश भी देखे, मुर्गे भी देखे। तो व्यक्ति ऐसी CBT 1 हो गया था उसका। अब वो CBT 2 की तैयारी में सोच रहा जो आएगा डेट को, तो उसने क्या कहा, मैं ठाली बैठा हूं, CBT 1 हो चुका है। तो उसके बाद उसने सोचा कि पैर ही गिन लेता हूं बैठा बैठा, क्या करना है जिंदगी में। तो उसने क्या किया कि उसने कुल लेग्स काउंट करने लग गया वो। तो उसने ना मुर्गा देखा ना खरगोश, सबके उसने पैर गिन डाले, और पैर कितने निकले? 230। फिर भी आधा दिन बच रहा था। फिर उसने कहा भाई अब क्या करूं? बोले अब सिर गिन डालता हूं। तो उसने कुल हेड गिन डाले। क्या कर रहे हैं, रोज यही हो रहा है, ठीक है। 60। बात ऐसी है कि कुल पैर गिने 230, कुल हेड गिने 60। तो अब आप बताइए कितने मुर्गे हैं और कितने खरगोश है? बताओ भाई। हाँ, ये बच्चा कह रहा है सर आप रोज सरप्राइज टॉपिक लाया करो और सरप्राइज ही पढ़ा दिया करो, हमें बताया मत करो लेकिन। हाँ, फिर बाद में जब कभी हम कहें सर ये टॉपिक, तो फिर मैं कहूं सरप्राइज था, खत्म हो गया। हाँ, क्या बात। चलिए आइए समझते हैं। सर इसको एलिगेशन से कैसे करेंगे आप ये बताओ हमें, तो ज्यादा माथा बच्ची नहीं चाहिए हमें। मैंने कहा भाई रुक जा भाई, सबर कर ले। तो मैंने कहा भाई लेक्स, आप हमेशा एलिगेशन लगाइए लेक्स पे। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर मैं रैबिट की बात कर रहा हूं, अगर मैं मुर्गी की बात कर रहा हूं, तो किसी भी रैबिट के कितने पैर होते हैं? चार। मुर्गे के होते हैं दो पैर। तो मुझे बताओ भाई, सर तो दोनों में से दोनों का एक ही होगा ना। तो मैं क्या कह सकता हूं, हर सर पे कितने पैर आ रहे हैं? 260 पैर आ रहे हैं प्रत्येक सर पे। तो क्या हम ये कह सकते हैं टोटल पर हेड लेग, पर हेड लेग मतलब हर किसी के ऊपर एक कितने पैर आएंगे? तो 23/6। अब 6 आ रहा है, मैंने कहा ना नीचे 6 आ रहा है, तो 6 को यहां गुणा करो आप। तो देखो 24 में से 23 गया तो एक, और ये कितना आ रहा है? 23 में से 12 गए तो कितना आएगा? 11। तो 11:1 आ गया। मजा आया? अरे क्या बात है सर। तो टोटल कितना है? 12। और ये जो रेशो निकल कर आया है, ये किसका निकल कर आया है? पर हेड लेग का। तो पर हेड, तो जो नीचे होता है हेड है ना, तो हेड का रेशो निकल कर आया है ये। तो 12 रेशो बराबर 60, एक रेशो बराबर 5, यानी कि खरगोश होंगे 55 और मुर्गे होंगे 5।
संख्या निकाल देना अब, केवल पैर और सिर मत गिनना जिनका CBT 1 हो गया है, ठीक है। चलिए, समझ में आ गई बात? चलिए गुरुजी, आ तो रही है। अब चलते हैं आगे। अगला कॉन्सेप्ट आपके सामने रखने जा रहा हूं। एक कर्मचारी है, कर्मचारी को 30 दिनों के लिए इस शर्त पर रखा गया कि प्रत्येक दिन काम करने पर 42 रुपए मिलेंगे, जबकि अगर छुट्टी लेगा भाई तो 2 रुपए कटेंगे उसके। समझ रहे हो मेरी बात? तो समझ में आ रहा है ना? मतलब 30 दिन का काम पे रखा गया है, बोला कि भाई तेरे को हर दिन के लिए 42 रुपए मिलेंगे, तू काम कर, लेकिन अगर तू छुट्टी लेगा तो 2 रुपए तेरे मैं काट लूंगा भाई साहब। मैं भाई काटो, और क्या कर सकते हैं। तो भाई कुल मिलाकर क्या हो गया, यदि 30 दिन में 30 दिन काम करने के बाद 952 रुपए का पे किया जाता है उसको, इंग्लिश में बताऊंगा, वो पे किया जाता है, तो बताइए वह प्रेजेंट कितने दिन रहा और एब्सेंट कितने दिन रहा भाई? है ना शानदार क्वेश्चन? ये बहुत वही वाले कॉन्सेप्ट है, नेगेटिव मार्किंग वाला, पॉजिटिव मार्किंग वाला, एलिगेशन लगता है इनमें। आज बहुत कुछ कवर करवाया है भाई, ऐसे ही नहीं है अभी तो। बहुत पिक्चर बाकी है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं अब, बिल्कुल आते हैं भाई, इसलिए तो करवा रहा हूं, तुम टेंशन ना लो। चले करें सॉल्व, आओ। मुझे आप बताओ, 30 दिनों की बात है, प्रत्येक दिन काम करने के बाद उसको 42 रुपए मिलेंगे। अगर वह पर डे काम करता है तो 42 रुपए मिलेंगे। तो मुझे बताओ, अगर वह 30 दिन काम करता ही करता रहता है तो उसको कितने रुपए मिल जाएंगे? 42 इंटू 30, 1260 रुपए लेके जाएगा भाई। काम ही काम किया उसने, और टेंशन नहीं लूंगा, मैं काम करूंगा पूरे के पूरे दिन, तो 1260 रुपए की तनख्वाह आएगी। ये तब है जब कोई छुट्टी नहीं लेगा 30 के 30 दिन। लेकिन मान के चलो वो एक दिन आया ही नहीं, एक दिन भी नहीं आया वो, तो 2 रुपए के जो 2 रुपए कटेंगे, तो 30 दिन के वो कितने रुपए देगा? -60। क्यों भाई? घर से देकर जाएगा वो, क्योंकि तू आया नहीं ना भाई, तेरी गलती है, आता तो तेरे को 42 रुपए मिलते। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि ओवरऑल कितना मिल रहा है? 952, तो बीच में आ जाएगा। क्या बात है, एलिगेशन जिंदाबाद। 1260 में से ये घटाया तो कितना आया? बता दो बस अब, ये 48, और ये हो गया सर, ये 308, और इसमें से ये गए तो कितने आएंगे? ये कितना आ जाएगा? 892। 1012 बता रहे हो, बिल्कुल सही है। तो जो 892 वाले हैं ना, वो अपने अपने लगा लो भैया, और मैं भी लगाऊंगा क्योंकि मैंने तुम्हारा कहना माना। तो देखो, 19952 माइनस माइनस 60 होगा, माइनस माइनस 60 होगा, तो ये हो गया 1012। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो ये कितना निकल कर आ रहा है मेरे दोस्तों? 23 और 7, 23:7।
तो यानी कि वह 23 दिन तो प्रेजेंट रहा और 7 दिन एब्सेंट रहा। मजा आ गया क्वेश्चन में? ये प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, मजाक में मत लो इनको। हाँ चलिए, अभी तक जितने भी एलिगेशन आपने देखे, वह एलिगेशन दो वस्तुओं में लग रहे थे या दो चीजों में लग रहे थे। जितने भी एलिगेशन अभी तक आपने देखे हैं, नहीं क्या? हाँ जी सर। चलिए, तो अब मैं बात करूं कि अगर तीन 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 जगह एलिगेशन लग जाए तो, जैसे कोई मिक्सचर आपको दे रखा है, मोर देन 2 इंग्रेडिएंट्स, यानी कि किन्हीं दो से अधिक चीजों में अगर मैं एलिगेशन लगाता हूं तो कैसे करेंगे? सर इंटरेस्ट क्रिएट कर देते हो क्वेश्चन में सर। हाँ ये जरूरी होता है, इंटरेस्ट की बात है, तभी सीखने में मजा आएगा। यानी कि अगर मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपसे चाय है मेरे पास, 3 तरह की चाय ले लो, चाय है ना, तो मैंने कहा कि एक चाय है, पहले प्रकार की चाय है, वह 100 रुपए पर केजी के हिसाब से है। दूसरे प्रकार की चाय है, वह 80 रुपए पर केजी के हिसाब से है। और एक तीसरे प्रकार की चाय है जो कि 60 रुपए पर केजी के हिसाब से है। और इन तीनों को मिक्स करके 70 रुपए पर केजी की चाय बनाई जाती है। क्या हुआ नेहा? चलिए, 70 रुपए पर केजी की चाय बनाई जाती है, तो आप मुझे बताइए, पहली चाय, दूसरी चाय और तीसरी चाय का क्या रेशो होगा? किस रेशो में मिली हुई है ये? सर 42 कैसे सॉल्व कर लो यार। सर नहीं आता, अब तरीका बताऊंगा भाई साहब, ऐसा तरीका बताऊंगा कि दिल और दिमाग दोनों खुश हो जाएंगे आपके। मैंने लिखा भाई T1 100 रुपए के हिसाब से, मैंने लिखा भाई T2 80 रुपए के हिसाब से, मैंने लिखा भाई T3 60 रुपए के हिसाब से। अब जो मिक्सर बनाना चाहते हो वो किस हिसाब से बनाना चाहते हो? 70 रुपए के हिसाब से, तो यहां लिख दो 70। कोई दिक्कत नहीं? चलने दीजिए सर, जैसी आपकी इच्छा। मैंने कहा ठीक है भाई, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, 80 में से 70 घटा दिया, 10 आ गया। कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या किया, 100 में से 70 घटा दिया, कितना आ गया? 30 आ गया। कोई दिक्कत? मैंने क्या किया, 80 में से 70 घटा दिया, 10 आ ही चुका है पहले ही, ठीक है ना। और कुछ दिमाग लगाए? 60 में 70 चले जाएंगे, 10। ये तरीका सही है। पहले मैं बीच में रेशो ले लेता हूं एक, फिर बताऊंगा आपको ये। नेक्स्ट पेज पर करता हूं। अरे गलत नहीं है, सही है भाई ये। अभी देखना, दिखाऊंगा तब समझ में आएगा ना, बिना देखे तो कैसे समझ में आएगा भाई। मैं बात करना चाहता हूं एलिगेशन कंसेप्ट की बात करना चाहता हूं ना, मैं किसकी बात करना चाहता हूं आपसे? एलिगेशन कंसेप्ट की बात करना चाहता हूं ना डियर, आप सच बताना। तो एलिगेशन कंसेप्ट के हिसाब से तो करूंगा ना यार। मैं आपसे कहता हूं कि मैंने T1 लिख दिया, मैंने यहाँ T2 लिख दिया, मैंने यहाँ T3 लिख दिया। ये 100 रुपए के हिसाब से है, ये 80 रुपए के हिसाब से, और ये 60 रुपए के हिसाब से।
आप मुझे बताइए, अगर 70 का बनाना है आपको, तो मेरी बात पहले सुनना, क्या मैं T1 T2 में लगा दूं? पहले T1 T2 में लग सकता है? हाँ, कैसे लगेगा? प्लीज प्लीज सर, ऐसे समझ में आता है कि ये जो 70 है T1 T2 में लग सकता है? अरे नहीं लग सकता रे। T1 T2 में लग सकता है क्या एलिगेशन? नहीं लग सकता। क्यों? कारण क्या है सर? कारण ये है भाई साहब, क्योंकि दोनों से छोटा है ये। आई बात समझ में? ठीक है, तो फिर क्या करोगे सर आप? तो मैं लगाऊंगा इसको किसमें? पहले T2 T3 में लगा दूं? बात समझ में आ रही है? तो पहले T2 T3 में लगा दूं, यहां लगा के बीच में 70 लगा दूं, तो कितना आ रहा है डियर? 80 में से 70 गए तो 10 10। कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं है सर, चलने दीजिए। अच्छा, मैं T1 और T3 में लगा दूं, T1 और T3 में, हाँ, तो 100 में से 70 गए तो प्लस का 30, और 60 में से 70 गए तो 10। तो कितना रेशो आ गया? 10:10:40, 1:1:4। ये लो, कैसी रही है भाई साहब? बताओ, सही हो रहा है ये? नहीं आया ना? कोई बात नहीं। अरे नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं हूं ना। चलिए एक क्वेश्चन और देता हूं, फिर और देखेंगे। मैंने कहा कि आपने इस बार शुगर ले लिया, पहले प्रकार का चीनी ले लिया, दूसरे प्रकार का चीनी ले लिया, तीसरे प्रकार का चीनी ले लिया। अब इसका भाव है 80 रुपीज, इसका भाव है 75 रुपीज, इसका भाव है 40 रुपीज। ठीक है, चलिए मलिक जी सब चुप हो जाओ। अगर अभी नहीं आया तो अभी मैं ऐसे भाग तो नहीं रहा हूं ना, पहले अभी बैठो तो सही। जब मिल बैठेंगे दो दोस्त, चाय पीछे ले लिया, चीनी इधर ले लिया, बना के पियेंगे तो सही ना हम चाय। अभी रुको तो सही। चलिए, तो मैंने कह दिया कि भाई इन तीनों को मिलाकर मैं 60 रुपए पर केजी में बेचकर 20% का प्रॉफिट कमाता हूं। तो बताइए, पहले वाले शुगर की मात्रा कितनी है, दूसरे वाले शुगर की मात्रा कितनी है, और तीसरे वाले शुगर की मात्रा कितनी है, किस अनुपात में है? तो क्या हम ये कहते हैं मेरे दोस्तों कि सर पहली बात तो ये 20% का प्रॉफिट हो रहा है, इतने में आप बेच रहे हो, तो पहले सीपी निकालो। तो मैं ये कहूंगा भाई देख, 20% का प्रॉफिट है यानी कि 5 से 6, तो 6 बराबर 60 है, तो 5 बराबर 50। तो पहले तो ये सीपी आएगा जो हमें यहां पर पहले से दिया हुआ था, यहां हमने निकालना पड़ा। चलिए, तो मैंने यहां लिखा 80, मैंने यहां लिखा 75, मैंने यहां लिखा 40। आप मुझे बताइए मैं 50 को कहां रखूं कि जो पहला एलिगेशन दे सके मुझे? तो 50 इन दोनों के बीच में तो आएगा नहीं, क्योंकि ये दोनों बड़े हैं उससे यार, इन दोनों के बीच में रख दो सर आप। तो देखो भाई, जब आप इसमें से ये घटाते हो तो ये वाला रेशो निकल कर आता है, 3 वाला। 50 में से 40 घटाते हो तो 2 वाला निकल कर आता है, क्योंकि आप पहले 2 और 3 में लगा रहे हो। तो मैंने देखा 75 में से 50 गए तो 25, और 50 में से 40 गए तो 10। यहां तक आप में से किसी को कोई आपत्ति है तो बता दो मेरे को अभी। बोले कोई आपत्ति नहीं है, चलने दीजिए सर। तो मैं कहता हूं कि यार जब 50 ले ही रखा है यहां पर, तो क्या शुगर 1 और शुगर 3 में नहीं लगेगा क्या एलिगेशन? क्यों नहीं लगेगा भाई? इससे बड़ा है और इससे छोटा भी है। तो 80 में से 50 गए तो प्लस का 30, और 50 में से 40 गए तो यहां आएगा 10, क्योंकि पहले और तीसरे में लगा रहे हो अब आप। तो रेशो कितना निकल कर आ गया सर? 10:10:55।
तो 5 से काटा मैंने 2:2:11। भाई मजा आ गया कि नहीं आ गया बताओ पहले तो। और अगर ये समझ में आ गया तो क्यों ना पिछला वाला भी आप खुद करके देखो एक बार, क्या यही आ रहा है आपका? करके देखो भाई, करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान। कैसे नहीं आएगा जब तुम कर रहे हो बढ़िया तरीके से काम। आ गया, चलिए ओके डन है। तो यहां तक हमने पूरा एलिगेशन कर लिया है और काफी इंटरेस्टिंग तरीके से आ चुका है समझ में। तो मिलते हैं फिर अब अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। 8 बजे मिलते हैं रात को, ठीक है।